हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेका क्लासेज। आज की क्लास में अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के पीवाईक्यू, जो कि नीट एग्जाम में बार बार में पूछे जाते हैं और सीयूटी यूजी एग्जाम में बार बार में पूछे जाते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पीवाईक्यू सोल्व किए थे। उससे पिछले वाले लेक्चर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म प्लांट उसके हमने पीवाईक्यू सोल्व किए थे। आज अपन डिस्कशन करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाले चैप्टर के जितने भी पीवाईक्यू होते हैं उनको हम सोल्व करने वाले हैं। इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात यह रहती है कि इसमें फिक्स टॉपिक रहते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है और एमटीपी है, एमनियोसेंटेसिस है और इनफर्टिलिटी है। इन टॉपिकों से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नीट एग्जाम में और सीयूटी यूजी एग्जाम में और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब जो क्वेश्चन बार बार में पूछे जा रहे हैं उन क्वेश्चनों के बारे में आज अपन डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच डेज द कपल शुड अवॉइड कोइटस इन पीरियोडिक एब्सिटेंस मेथड। अब ये जो पीरियोडिक एब्सिटेंस मेथड जो होता है ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का एक टाइप है, जो कि नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है पीरियोडिक एब्सिटेंस। इस पीरियोडिक एब्सिटेंस में क्या होता है, जैसे कि ओव्यूलेशन हमने देखा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हम ओव्यूलेशन देखते हैं तो 14 डे के ऊपर ओव्यूलेशन होता है, लेकिन ये कोई फिक्स नहीं होता है। मान लीजिए कि ओव्यूलेशन जो होता है वो हो गया है 12वें दिन। अब 12वें दिन यदि स्पर्म आया है तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के चांस रहते हैं। 14वें दिन के अलावा यदि 15वें दिन भी ओव्यूलेशन हुआ है तो भी 2 दिन ओवा है वो सर्वाइव कर सकता है, मतलब 17वें दिन यदि इसको स्पर्म मिले तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अब हमारा टारगेट ये रहता है कि हम नेचुरल तरीके से, मतलब पीरियोडिक एब्सिटेंस वाला मेथड लगा करके फर्टिलाइजेशन से कैसे बचे। तो फर्टिलाइजेशन से बचने का तरीका ये रहता है कि 10वें दिन से 17वें दिन तक सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो, उससे फर्टिलाइजेशन न के बराबर रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर अपना करेक्ट जाएगा वो जाएगा फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन का जो टाइम इंटरवल होता है उसको हम रिस्की पीरियड के नाम से जानते हैं, उसको हम फर्टाइल पीरियड के नाम से जानते हैं। मतलब इन दिनों में फर्टिलाइजेशन के ज़्यादा चांस होते हैं, तो इन दिनों को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। और ये पीरियोडिक एब्सिटेंस ये एक नेचुरल मेथड का एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आईयूडी। आईयूडी का मतलब इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। अब ये 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनमें से इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। कॉपर टी की अपन बात करें तो ये आईयूडी का एग्जाम्पल होता है। LNG-20 की बात करें तो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी होती है। लिपेस लूप की बात करें तो ये नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होती है। तो यहाँ पे 3 अपने को इंट्रा यूटेराइन डिवाइस दे रखी है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा है कि आईयूडी का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे दे रखा है वोल्ट। वोल्ट है, ये बैरियर मेथड होता है जो कि फीमेल के लिए इस्तेमाल की जाती है। वोल्ट्स ये बैरियर मेथड का एग्जाम्पल है, तो करेक्ट आंसर अपना जा रहा है वोल्ट, जो कि आईयूडी का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, सेलेक्ट द ओड वन आउट विथ रेस्पेक्ट टू कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। अब कॉपर रिलीजिंग आईयूडी इनमें से कौन कौन सी नहीं है, कौन कौन सी है, ये अपन देखेंगे। जैसे कि कॉपर टी है, ये तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। मल्टीलोड 375 है, ये भी कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। और एक कॉपर 7 है, ये भी कॉपर रिलीजिंग आईयूडी है। अब इनमें से ओड वन अपने को चेक करना है, प्रोजेस्टासर्ट। ये जो प्रोजेस्टासर्ट होता है ये कॉपर रिलीजिंग आईयूडी नहीं होती है, ये होती है हार्मोन मोचक आईयूडी या हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। तो इसमें कॉपर रिलीजिंग आईयूडी में विथ रिस्पेक्ट में अपन ओड वन चेक करें तो ये प्रोजेस्टासर्ट है, क्योंकि प्रोजेस्टासर्ट कॉपर आयन को रिलीज नहीं करती है। इसमें क्या होता है, हार्मोन रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, लैक्टेशनल अमेनोरिया रेफर्स टू। लैक्टेशनल अमेनोरिया क्या होता है, जैसे अपने कॉन्सेप्ट देखते हैं कि डिलीवरी के बाद में यदि कोई फीमेल अपने ही बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है रेगुलर, तो 6 मंथ तक वो फीमेल दोबारा से प्रेग्नेंट नहीं होती है। इसके पीछे क्या रीज़न होता है, इसके पीछे ये रीज़न होता है कि लगातार ब्रेस्ट फीडिंग करवाने की वजह से उस फीमेल की बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन की कंसंट्रेशन हाई रहती है।
प्रोलैक्टिन हार्मोन की कंसंट्रेशन हाई रहने की वजह से वो जीएनआरएच को इनहिबिट कर देता है। जीएनआरएच इनहिबिट होने की वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल नहीं मिलता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन रिलीज होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। अब ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जो होता है वो क्या करवाता है, वो ओव्यूलेशन करवाता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी oocyte होता है वो बाहर आता है फैलोपियन ट्यूब में। अब जैसे ही ओव्यूलेशन होगा और सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में आएगा, तब स्पर्म उसको मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन के चांस रहते हैं। लेकिन प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, एलएच को रोक देता है। एलएच रुकने की वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता है। ओव्यूलेशन नहीं होता है तो फिर सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में आता ही नहीं है, जिससे कि फर्टिलाइजेशन के चांस क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो लैक्टेशनल अमेनोरिया का मतलब क्या हुआ है यहाँ पे, अब्सेंस ऑफ कोइटस नहीं, अब्सेंस ऑफ प्लेसेंटेशन नहीं, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहां पे अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जब तक वो फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तब तक उस फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा तो ओव्यूलेशन भी नहीं होगा। तो लैक्टेशनल अमेनोरिया का मतलब क्या होता है, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक डज एन एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर इज ट्रांसफर्ड इनटू यूट्रस। ये जो टेक्निक है आईवीएफ वाली टेक्निक है, जिसको हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। मतलब फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो फीमेल बॉडी के इनसाइड नहीं होती है, आउटसाइड होती है किसी पात्र में। अब यदि यहां पे एम्ब्रियो कितने का है, मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर का है। अब मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर का है तो इस एम्ब्रियो को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, इस एम्ब्रियो को यूट्रस में ट्रांसफर किया जाएगा। अब IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इसका तो यहां पे बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। GIFT गेमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, यदि फैलोपियन ट्यूब में गेमिट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, मान लो ओव्यूम का ट्रांसफर कर रहे हैं, तब ये GIFT होती है। AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये मेल के लिए है, ये भी नहीं हो सकती है, ऐसी कोई बात भी नहीं हुई है। IUT इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, यदि ब्लास्टोमेयर मोर देन 8 सेल का बन चुका है उस टाइम पे अपन इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर करवाएंगे कहां पे, डायरेक्ट यूट्रस में। तो इस टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। यदि ये एम्ब्रियो 8 सेल से कम होता या 8 सेल तक ही होता तो इसको हम ट्रांसफर करवाते फैलोपियन ट्यूब में, तो इसको हम बोलते जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओव्यूम। अब इनमें से कोई ऐसी टेक्निक है जो कि ट्रांसफर करवा रही है किसका, ओव्यूम का। अब ZIFT, इसमें तो जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर है, यहां पे तो जाइगोट का ट्रांसफर हो रहा है। ICSI इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यहां पे स्पर्म को डायरेक्ट ओवा के साथ में इंजेक्ट करवाया जाता है। AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। अब इसमें करेक्ट आंसर क्या जाएगा अपना, गेमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। अब यहां पे फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवा रहे हैं गेमिट को, और गेमिट कौन सा है, ओवा है। मतलब गेमिट यहां पे कौन सा है, ओवा है। इस ओवा को यदि फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करवाना हो तो इसके लिए टेक्निक यूज में ली जाती है गेमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, GIFT। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, इनफर्टिलिटी केसेज आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट्स इन द इजाकुलेट कुड बी करेक्टेड बाय। कोई ऐसा मेल है जिसके स्पर्म बन नहीं रहे हैं या बन रहे हैं तो कम बन रहे हैं, और कम बन रहे हैं वो भी इजाकुलेशन के दौरान बाहर रिलीज नहीं हो पा रहे हैं। अब ऐसे मेल के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी, तो AI, ICSI, IUT या ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पे ऐसे मेल की प्रॉब्लम सोल्व होती है AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे यदि ऐसी प्रॉब्लम है किसी मेल में तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन विट्रो टेक्निक। इन विट्रो दो टेक्निक होती है, एक इन विट्रो टेक्निक होती है और एक इन विवो टेक्निक होती है। इन विट्रो टेक्निक का मतलब ऐसा होता है कि फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो बॉडी के बाहर की साइड में होती है, और इन विवो का मतलब फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के इनसाइड होता है। यहाँ पे हमसे पूछा है इन विट्रो टेक्निक, मतलब फर्टिलाइजेशन बाहर इनमें से कौन सी टेक्निक में होता है, तो GIFT इसमें गेमिट को ट्रांसफर किया जाता है। ZIFT ये तो IVF का ही एग्जाम्पल होता है, मतलब
ZIFT है ये इन विट्रो टेक्निक है, GIFT है ये भी इन विट्रो टेक्निक है, ICSI में भी इन विट्रो टेक्निक है। यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन बाहर की साइड में ही होता है। इसका मतलब अपना आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, नन ऑफ दीज। कहने का मतलब क्या है, यदि फर्टिलाइजेशन टेक्निक किसी भी इस्तेमाल कर लो, कोई भी इस्तेमाल कर लो, लेकिन फर्टिलाइजेशन हो कहाँ रहा है ये अपने को चेक करना है। यदि फर्टिलाइजेशन बाहर की साइड में हो रहा है तो वो इन विट्रो टेक्निक है, और यदि फर्टिलाइजेशन इनसाइड हो रहा है बॉडी के तो वो इन विवो टेक्निक होती है। और ये तीनों की तीनों टेक्निक है जिसमें फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे चलती है, आउटसाइड द बॉडी चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इनफर्टिलिटी मतलब जिसको हम बंधेथा बोल सकते हैं, बांझपन बोल सकते हैं, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो कंजेनिटल होता है, मतलब जन्म से ही होता है, ड्रग्स की वजह से ये हो सकता है, और साइकोलॉजिकल की वजह से भी ये हो सकता है। इसका मतलब अपना आंसर जा रहा है ऑल ऑफ दीज। ये तीन ऐसे रीजन है जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी या बंधेता हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं जिसमें नेचुरल मेथड भी होते हैं, IUD भी होती है, बैरियर मेथड भी होते हैं, सर्जिकल मेथड भी होते हैं, कुछ ओरल पिल्स भी होती है। यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि इनमें से नेचुरल मेथड कौन सा है। नेचुरल मेथड का मतलब जिसमें किसी प्रकार की कोई मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं होता है। ZIFT होता है, पीरियोडिक एब्सिटेंस है, कॉपर टी है, ट्यूबेक्टोमी है। अब ट्यूबेक्टोमी की बात करूं तो ट्यूबेक्टोमी जो फीमेल्स में होती है और ये एक सर्जिकल मेथड होता है। कॉपर टी की मैं बात करूं तो ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होती है, कॉपर रिलीजिंग IUD होती है, ये नेचुरल नहीं होता है। ZIFT जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक होती है। ये पीरियोडिक एब्सिटेंस जो होता है ये एक नेचुरल मेथड होता है, इसमें सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत होती है, इसमें किसी प्रकार की कोई मेडिसिन नहीं होती है। 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन तक जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, 1 दिन से लेकर के 28वें दिन तक चलता है, उसमें से 10वें दिन से लेकर के 17वें दिन तक जो पीरियड चलता है वो रिस्की पीरियड होता है। यहाँ पे ओव्यूलेशन होता है और ओव्यूलेशन के टाइम पे फर्टिलाइजेशन के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे अवॉइड किया जाता है इस टाइम को कि इस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स ना हो, सिर्फ दिमाग लगा करके उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पीरियोडिक एब्सिटेंस। तो ये नेचुरल मेथड है पीरियोडिक एब्सिटेंस। अगला क्वेश्चन है अपना, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस इज। ये 4 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दे रखे हैं जिनमें लिपेस लूप है, मल्टीलोड 375, LNG20, कॉपर 7 है। इनमें से हार्मोन रिलीजिंग IUD कौन सी होती है। तो लिपेस लूप है, ये जो लिपेस लूप है ये होती है नॉन मेडिकेटेड, जैसे ऊपर क्वेश्चन होता नॉन मेडिकेटेड IUD इनमें से कौन सी है, तो हम आंसर करते हैं लिपेस लूप। मल्टीलोड 375 है, ये कॉपर रिलीजिंग IUD होती है। कॉपर 7 है, ये भी कॉपर रिलीजिंग IUD होती है। एक बचा है LNG20, ये LNG20 होता है, ये हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होता है। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूटेराइन डिवाइस 2 ही है, एक का नाम है प्रोजेस्टासेट और दूसरी का नाम है LNG20। और ये क्वेश्चन नीट में 3 बार पूछ लिया गया है और CUT के एग्जाम में भी बार बार पूछा जा रहा है। डायरेक्ट एग्जाम्पल पूछा जाता है कि हार्मोन रिलीजिंग IUD कौन सी होती है, अपना आंसर करते हैं LNG20। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, जो पिल्स होते हैं, उनसे रिलेटेड अपने को इनकरेक्ट बात है वो सिलेक्ट करनी है यहाँ पे कि इनकरेक्ट क्या है। यहाँ पे एक सेकंड पे These are small dose of progestogens और प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। ये बातें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए सही जा रही है। दे इनहिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन और दे सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड इट्स फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। दे मे कंटेन नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन विथ फ्यू साइड इफेक्ट्स एंड हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू। तो ये बात भी सही जा रही है।
दे सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड इट्स फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी। ये काम होता है कॉपर रिलीजिंग आईओडी का। तो ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट जा रही है। दे इनिबिट ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, बिल्कुल ओरल पिल से ओव्यूलेशन इनिबिट होता है, इम्प्लांटेशन इनिबिट होता है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, दे सप्रेस द स्पर्म मोटिलिटी एंड इट्स फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी। ये काम होता है कॉपर रिलीजिंग आईओडी का, ना कि ओरल पिल्स का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, चूज द स्टेटमेंट विच आर करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी एक्ट 2017। एमटीपी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और अपने को सेलेक्ट क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। सबसे पहला काम तो अपना ये है कि ये स्टेटमेंट पढ़ करके अपने को करेक्ट कौन सी है वो देखने हैं। Approximately 20% of the conceived pregnancies undergone MTP globally in a year। ये कहना चाह रहा है कि एक साल में कम से कम 20% एमटीपी करवाते हैं, एमटीपी की जाती है। तो ये बात तो सही जा रही है। एमटीपी इज लीगलाइज इन इंडिया अप टू 4 मंथ अनकंडीशनली। एमटीपी लीगलाइज्ड है लेकिन 4 मंथ के लिए नहीं है। ये 12 वीक और फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ के लिए ये लीगलाइज है। तो ये स्टेटमेंट तो अपना हो गया गलत, ये हो गया अपना सही। एमनियोसेंटेसिस इज मैंडेटरी बिफोर परफॉर्मिंग एमटीपी, ये मैंडेटरी नहीं होता है, ये गलत हो गया है अपना। एमटीपी आर कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ये बात सही जा रही है। तो सबसे सिंपल इसमें रहता है कि डी अपना ऑप्शन सही है। तो डी सही है तो ये दो तो अपने गलत हो गए हैं। डी इसमें भी है, डी इसमें भी है। अब ए और बी को अपने को चेक करना, बी अपना गलत हो गया है तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ए एंड डी ऑप्शन जाएगा एमटीपी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। यहां पे 4 डिजीज दे रखे हैं, इनमें से कौन एसटीडी का एग्जाम्पल नहीं है। क्लेमाइडियसिस ये एसटीडी होती है। जेनाइटल हर्पस ये एसटीडी का एग्जाम्पल है। ट्राइकोमोनियसिस ये भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। फाइलेरियसिस ये वाउचेरिया ब्रेंकोप्थाई जो कि एक हेलमिंथिस से होने वाली बीमारी है, फाइलेरियसिस, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का एग्जाम्पल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, फिर से एमटीपी से रिलेटेड क्वेश्चन मिला है अपने को। अभी पिछला क्वेश्चन भी हमने एमटीपी से रिलेटेड ही किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इस बार अपने को इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना विथ रेस्पेक्ट टू मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी के लिए गलत बात क्या है, दे आर कंसिडर्ड सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये बात तो सही है जो हमें नहीं चाहिए। इट इज़ लीगलाइज इन इंडिया फ्रॉम 1971, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। एमटीपी कैन बी परफॉर्म्ड इवन आफ्टर 24 वीक्स बट विद द ओपिनियन ऑफ 2 रजिस्टर्ड मेडिकल practitioners on specific grounds. About 20% of the total number of conceived pregnancies undergo MTP in a year globally. ये सही बात है और ये भी सही बात थी, ये भी सही होगी। 3 अपने करेक्ट स्टेटमेंट जा रहे हैं। सी गलत हुआ है। अब सी गलत क्यों हुआ है? हम ये कह रहे हैं कि MTP 12 वीक तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक सेफ है। यदि उससे ज़्यादा वीक का एम्ब्रियो है, उस टाइम पे MTP करवा रहे हैं, तो उसके लिए 2 डॉक्टर से ओपिनियन लेनी पड़ती है। दोनों डॉक्टर यदि ये बोल दे कि अब आप MTP करवा सकते हो, तभी करवा सकते हो, उसके लिए कंडीशन होती है। इसने क्या बोला है, ओपिनियन तो लिया है लेकिन यहाँ पे अनकंडीशनल तरीके से ओपिनियन जा रहा है, तो इसलिए ये गलत है। वो 24 वीक्स के बाद में MTP कभी भी नहीं हो सकती है, इसलिए ये स्टेटमेंट अपना गलत हो गया और अपने को गलती सेलेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज नॉट मेंट फॉर फीमेल्स। यहाँ पे 4 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दे रखे हैं, इनमें से फीमेल के लिए कौन सा नहीं है, अपने को ये सिलेक्ट करना है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस ये फीमेल्स के लिए होती है, मेल्स के लिए होती नहीं है। लैक्टेशनल अमेनोरिया ये भी फीमेल्स के लिए ही है, मेल्स के लिए नहीं होती है। वेसेक्टोमी और कॉन्डम्स, कॉन्डम से मेल्स के लिए भी होते हैं और फीमेल्स के लिए भी होते हैं। यहाँ पे एक सर्जिकल मेथड दे रखा है वेसेक्टोमी, जिसमें मेल की वास डिफरेंस को कट किया जाता है। तो ये जो मेथड है ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ये मेल के लिए है। और अपने से ये पूछा है कि कौन सा मेथड फीमेल के लिए नहीं है, तो वेसेक्टोमी मेल के लिए है, तो ये फीमेल के लिए नहीं है, तो इसका आंसर अपना वेसेक्टोमी जाएगा।
फिर सहेली एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ऑल्सो नोन एज द वंस ए वीक पिल वाज डेवलप्ड बाई। अब एक बहुत सारी ओरल पिल्स होते हैं, जैसे माला डी, माला एन, ये पर डे ली जाती है, और सहेली है जो वीक में एक बार ली जाती है, जो ओव्यूलेशन को रोकती है। और इस सहेली की खास बात ये होती है कि ये नॉन स्टेरॉयडल पिल होती है, और इसको बनाने वाला एक इंस्टीट्यूट है CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पे है, लखनऊ में है। तो यहाँ पे एम्स, NBRI, CDRI, NBPGR, यहाँ पे अपना आंसर जाएगा CDRI, जो कि कहाँ पे है, लखनऊ में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने सहेली नाम की ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल बनाई है, जो कि नॉन स्टेरॉयडल नेचर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, द मेथड where an ovum is transferred from a donor into the fallopian tube of another female। यदि ओवा को किसी दूसरी फीमेल की फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करवाना हो तो उसके लिए इसमें से कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी? तो IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, GIFT गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ZIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो जब बात आई है गेमिट की और ओवा की, तो गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर ये वो टेक्निक है जिसमें जिस फीमेल में ओवा नहीं बन पा रहे हैं, बाकी उसका यूट्रस सही काम कर रहा है, उसकी फेलोपियन ट्यूब काम कर रही है, उसमें कमी सिर्फ इतनी है कि उस फीमेल में ओवा नहीं बनते हैं, तो डोनर फीमेल से ओवा लेकर के और उस फीमेल में जिसमें ओवा नहीं बनते हैं वहाँ पे उन ओवा को ट्रांसफ़र किया जाता है कौन सी टेक्निक से? GIFT गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अभी फिर से एक क्वेश्चन आ गया है बार बार में, और CUT के एग्जाम में 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया भी है। ट्राइकोमोनियसिस प्रोटोजोआ से होने वाली STD है, ये तो एग्जाम्पल है। सिपिलिस है, ये भी STD का एग्जाम्पल है। क्लेमाइडियसिस, ये भी STD का एग्जाम्पल है। कीरोसिस जो डिजीज होती है ये STD का एग्जाम्पल नहीं है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्मोन रिलीजिंग IUD। अपन ने पीछे अभी डिस्कशन किया है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है हार्मोन रिलीजिंग IUD, जिसका डायरेक्ट फॉरवर्ड आंसर मिलता है LNG-20। कॉपर T कॉपर रिलीजिंग है, कॉपर 7 कॉपर रिलीजिंग IUD है, मल्टीलोड 375 ये भी कॉपर रिलीजिंग, मतलब ये कॉपर वाली है, ये कॉपर वाली, ये कॉपर वाली, एक LNG-20 और प्रोजेस्टासेट ऐसी IUD होती है जो कि हार्मोन रिलीजिंग IUD होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ, आइडेंटिफाई द डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज टू डिटेक्ट द सेक्स ऑफ द फिटस फ्रॉम द फॉलोइंग। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज चल रही है उस टाइम पे उसका सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए यहाँ पे कौन सी टेक्निक अपन इस्तेमाल करते हैं? एलिजा टेक्निक है जो कि एंटीजन एंटीबॉडी प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, ये एड्स के लिए एक टेस्ट का नाम है। वाइडल जो टेस्ट है ये टाइफाइड के लिए किया जाता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाले चैप्टर का क्वेश्चन है ये। एमनियोसेंटेसिस ऐसी टेक्निक होती है जिसमें एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही एमनियोटिक फ्लूइड निकाल करके उससे एम्ब्रियो में अपन ये चेक करते हैं, उस फिटस में अपन ये चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है, कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है या नहीं है, और दूसरा सेक्स डिटरमाइन भी कर सकते हैं कि ये जो फिटस बन रहा है ये मेल का है कि फीमेल चाइल्ड का होता है। ये बात अपन चेक कर सकते हैं एमनियोसेंटेसिस, और इस बात के लिए सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए इस टेक्निक के ऊपर बैन भी लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, प्रोजेस्टासेट एंड LNG-20 आर द एग्जाम्पल ऑफ। बार बार में क्वेश्चन आ रहा है, प्रोजेस्टासेट LNG-20 ये किस टाइप की IUD का एग्जाम्पल होता है? कॉपर रिलीजिंग IUD नहीं होती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी नहीं है, नॉन मेडिकेटेड IUD ये तो लिपेज लूप होती है। तो LNG-20 और प्रोजेस्टासेट ये किस टाइप के IUD के एग्जाम्पल होते हैं? हार्मोन रिलीजिंग IUD के एग्जाम्पल होते हैं। कभी ये क्वेश्चन बन जाता है तो ये आंसर होते हैं, और कभी ये क्वेश्चन बन जाते हैं तो ये आंसर होता है, जबकि बार बार में ये रिपीट होता भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं जिनमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। सबसे पहले इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि इनकरेक्ट बात अपने को देखनी है। इन IUD रिलीज कॉपर आयंस इंक्रीज स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। मल्टीलोड 375 इज मेडिकेटेड IUD।
मल्टीलोड 375 इज मेडिकेटेड आईडी, बिल्कुल सही बात है, ये एक तो सही मिली है अपने को। लिपेस लूप इज नॉन मेडिकेटेड आईडी, ये भी सही बात है। LNG20 इज हार्मोन रिलीजिंग आईडी, ये भी सही बात है। अब अपने को इनकरेक्ट क्या है ये बात चेक करने के लिए करेक्ट का अपने पता कर लिया है। जैसे बी जिसमें होगा वो अपना आंसर नहीं होगा, बी है नहीं होगा, बी है नहीं होगा, बी है नहीं होगा। अब इनकरेक्ट का अपने को पता भी नहीं था, फिर भी अपन ने आंसर निकाल लिया है। अब इसमें बचा है ए और ई ओनली। तो ई क्या कह रहा है, वोल्ट्स इज एन आईडी, जबकि वोल्ट्स जो होता है ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस का एग्जांपल नहीं होता, ये तो एक बैरियर मेथड होता है। इन आईडी रिलीज कॉपर आयंस इंक्रीज स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म मोटिलिटी को इंक्रीज नहीं करते हैं, स्पर्म मोटिलिटी को तो डिक्रीज करते हैं, इसलिए ये अपने दोनों स्टेटमेंट गलत है। इस वजह से अपना करेक्ट आंसर ए एंड ई ओनली आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। अब इनमें से नेचुरल मेथड कौन सा होता है बर्थ कंट्रोल के लिए? कॉन्डम्स है, ये बैरियर मेथड है, नहीं हो सकता है। इंट्रायूटेराइन डिवाइस, ये भी नेचुरल मेथड नहीं है। डायाफ्राम्स, ये बैरियर मेथड है, ये नेचुरल मेथड नहीं है। लैक्टेशनल अमेनोरिया होता है, ये नेचुरल मेथड होता है, इसमें सिर्फ दिमाग लगाने की जरूरत होती है, किसी मेडिसिन की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लैक्टेशनल अमेनोरिया जिस टाइम पे प्रोलैक्टिन हार्मोन की कंसंट्रेशन हाई होने की वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, तो प्रेगनेंसी भी पॉसिबल नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, ए कपल इज अनेबल टू प्रोड्यूस ए चाइल्ड एज द मेल पार्टनर हैज लो स्पर्म काउंट, इनफर्टिलिटी कोज बाय दिस कंडीशन कैन बी ट्रीटेड यूजिंग। यदि किसी में कम स्पर्म बन रहे हैं, ऐसा कोई मेल पार्टनर है और फिर भी वो चाहता है कि संतान हो, बच्चा हो, तो उसके लिए वो कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेगा? ZIFT ये तो फीमेल के लिए होती है, GIFT ये फीमेल के लिए है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर ये भी फीमेल के लिए है, तो फीमेल के लिए है, प्रॉब्लम मेल में है, तो ये टेक्निक तो इस्तेमाल नहीं होगी। एक ही टेक्निक बची है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ऐसे मेल के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाली टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना मैच द पेयर का है, जिसमें एक साइड में तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दे रखे हैं और सामने क्या दे रखे हैं, जैसे बैरियर मेथड है, इनमें से बैरियर मेथड के एग्जांपल दे रखे सामने। तो बैरियर मेथड का एग्जांपल कौन सा है, केमिकल मेथड का एग्जांपल कौन सा है, आईडी कौन सी है, सर्जिकल मेथड कौन सा है। अब जब भी मैच द पेयर का क्वेश्चन मिलता है हमें, तो हम सबसे पहले उस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं जो कि 100% करेक्ट रहता है और सिंपल भी रहता है। जैसे इनमें से पांचों में सर्जिकल मेथड मेरे को तो ये लग रहा है वेसेक्टोमी, जो कि मेल में होता है, तो डी का तो आया है फोर्थ। अब डी का फोर्थ आया है इसमें, बाकी इनमें आया ही नहीं है, और कुछ भी नहीं देखा तो भी सही हो गया। चलो और चेक कर लेते हैं। इसमें इम्प्लांट सर्विकल केप, सर्विकल केप है, ये है बैरियर मेथड का एग्जाम्पल, ए का फर्स्ट होना चाहिए, तो इसमें ए का फर्स्ट भी है। केमिकल मेथड है वो स्पर्मिसिडल क्रीम्स होती है, बी का फिफ्थ होना चाहिए, इसमें है। और आईयूडी में कॉपर टी है, मल्टीलोड 375 है, LNG20 है, प्रोजेस्टासेट है, तो ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस के एग्जाम्पल होते हैं। तो सी का जाना चाहिए अपना सेकंड, सी का सेकंड इसमें भी जा रहा है। तो अपन डायरेक्ट अपन कॉन्फिडेंट रहे तो एक से भी ये निकाल सकते हैं, और सारे मिलाने चाहिए तो सारे भी ये मैच जा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर जाएगा अपना सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, इन लैक्टेशनल अमेनोरिया ओव्यूलेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन बिकॉज ऑफ। लैक्टेशन अमेनोरिया में पीरियड्स नहीं आते हैं, इसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? हाई लेवल ऑफ FSH एंड LH, यदि LH का लेवल हाई होगा तो ओव्यूलेशन होगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगा। सर्ज ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन होगा, उसके बाद में LH रिलीज होगा, ओव्यूलेशन होगा। स्टिमुलेशन ऑफ GnRH, यदि GnRH को स्टिमुलेट करवाएंगे तो एंटीरियर पिट्यूटरी से LH और FSH निकलेंगे, और LH यदि निकला, LH यदि रिलीज हुआ तो वहाँ पे भी ओव्यूलेशन होगा, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या है लैक्टेशनल अमेनोरिया के लिए? हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। अब प्रोलैक्टिन का लेवल जैसे ही हाई होगा, ये GnRH पे नेगेटिव फीडबैक डालेगा। जैसे ही GnRH पे नेगेटिव फीडबैक डालेगा तो ना तो FSH रिलीज होगा और ना ही LH रिलीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इन लैक्टेशनल अमेनोरिया ओव्यूलेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ स्टेज लैक्टेशन बिकॉज ऑफ। अब लैक्टेशनल अमेनोरिया में
मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, इसके पीछे क्या रीजन होता है वो देखते हैं। हाई लेवल ऑफ एफएसएच एंड एलएच। अब यदि एलएच का लेवल हाई रहेगा तो यहां पे तो ओव्यूलेशन होता है। सर्ज ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन है, फिर एलएच आएगा तो ओव्यूलेशन होगा यहाँ पे। स्टिमुलेशन ऑफ जीएनआरएच, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट होगा तो उसकी वजह से तो एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल मिलेगा और एलएच एफएसएच होगा। एलएच जैसे ही आया तो ओव्यूलेशन होगा यहाँ पे। हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, जब प्रोलैक्टिन की कंसेंट्रेशन हाई रहती है तो ये प्रोलैक्टिन क्या करता है, जीएनआरएच को नेगेटिव फीडबैक देता है। अब जीएनआरएच को नेगेटिव फीडबैक देने की वजह से एंटीरियर पिट्यूटरी से दोनों हार्मोन जो एलएच और एफएसएच है ये रिलीज नहीं होंगे। अब एलएच की कंसेंट्रेशन हाई नहीं रहेगी तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगा। तो लैक्टेशनल अमेनोरिया के लिए करेक्ट आंसर अपना क्या जा रहा है, हाई लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, मेज द पेयर का क्वेश्चन है ये। सेक्स डिटर्मिनेशन, विड्रॉल, बैरियर, वुनरल डिजीज। अब इनके सामने इनसे रिलेटेड बात दे रखी है। अब जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन, इनमें से एक टेक्निक है एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस से सेक्स डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। विड्रॉल मेथड है वो है कोइटस इंटरप्ट्स। बैरियर मेथड यहाँ पे है वोल्ट, और वुनरल डिजीज जिसको हम एसटीडी भी बोल सकते हैं वो है अपनी सिपिलिस। तो चारों हमने मैच कर दिए। एक का जाना चाहिए अपना सेकंड वाला, तो एक का सेकंड जा रहा है 2 में, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता है और ये आंसर नहीं हो सकता है। बी का जाना चाहिए फोर्थ, अब इनमें बी का जा रहा है फोर्थ, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता है। सी का फर्स्ट जा रहा है, डी का थर्ड जा रहा है। तो करेक्ट आंसर अपना क्या गया है, सी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। अब इनमें से आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड होते हैं उनके करेक्टर कौन से नहीं है। तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इजीली अवेलेबल होने चाहिए, ये बात तो सही है, यहाँ पे ये करेक्टर तो होना चाहिए इसका, इजीली अवेलेबल होने चाहिए, यूजर फ्रेंडली भी होने चाहिए और रिवर्सिबल भी होने चाहिए। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के करेक्टर्स होते हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा, नन ऑफ दिस जाएगा। फिर एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन विच द कपल्स अवॉइड और abstain from coitus from day 10 to 17 of the menstrual cycle when ovulation could be accepted is called। अब यहाँ पे इस प्रोसेस को हम क्या बोलने वाले हैं, ये किसके बारे में बात चल रही है, लैक्टेशनल अमेनोरिया के बारे में नहीं चल रही है, कोइटस से इंटरप्ट्स के बारे में नहीं चल रही है, मल्टीलोड 375 इसकी बात भी नहीं हो रही है। ये जो बात दे रखी है ये दे रखी है पीरियोडिक एब्सिटेंस। यहाँ पे क्या होता है, इसमें दिक्कत क्या आती है, 10वें दिन से 17वें दिन तक ये फर्टाइल पीरियड होता है, यहाँ पे कोइटस को अवॉइड किया जाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स को अवॉइड किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैच द पेयर का क्वेश्चन है। एक साइड में टेक्निक्स दे रखी है और इनके फंक्शन दे रखे हैं, ZIFT, ICSI, IUI, IUT। अब ZIFT है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इन विट्रो बाय इंजेक्टिंग स्पर्म डायरेक्टली इनटू ओव्यूम। ये काम होता है डायरेक्टली इनटू ओव्यूम, ये होता है ICSI का, ये तो जाएगा अपना ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म का, तो बी मैच होगा फर्स्ट से। उसके बाद में ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो विथ मोर देन 8 ब्लास्टोमेर इनटू द यूट्रस, तो ये जाएगा इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर में। डी का होगा अपना सेकंड, तो डी का सेकंड अपना इसी में है और बी का फर्स्ट मिला वो सिर्फ इसमें है, इसका मतलब अपना करेक्ट आंसर तो यही आने वाला है। उसके बाद में अपन चेक कर लेते हैं ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ फर्टिलाइज एग अप टू 8 ब्लास्टोमेर इनटू फेलोपियन ट्यूब, तो इसके लिए आएगी ZIFT जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। फिर एक ही बच्चा है ये IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन के लिए ट्रांसफर ऑफ सीमेन फ्रॉम ए हेल्थी डोनर इनटू द यूट्रस आर्टिफिशियली, तो करेक्ट आंसर जा रहा है अपना बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, इम्प्लांट्स अंडर द स्किन एंड इंजेक्शन आर ऑल्सो यूज एज कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, दीज डिवाइस हैव।
अब ये जो इम्प्लांट होता है, जो कि बाजू में इसको इम्प्लांट किया जाता है, कुछ सिलिकॉन के कैप्सूल भी होते हैं, उनमें क्या क्या होता है? प्रोजेस्टोजन एलोन, एस्ट्रोजन एलोन, प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, या आइदर ए और सी। मतलब या तो प्रोजेस्टोजन एलोन होगा या फिर प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन होगा। ये वाला होता है इम्प्लांट के टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, लैक्टेशनल अमेनोरिया इज रिपोर्टेड इफेक्टिव ओनली अप टू ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ मंथ फॉलोइंग पार्चुरेशन। ये कब तक मान्य होता है? लैक्टेशनल अमेनोरिया का जो कॉन्सेप्ट रहता है, ये एनसीईआरटी ने दे रखा है, 6 मंथ तक ये अप्लाई हो सकता है कि जब तक माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तब तक उसमें क्या रहता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन की कंसंट्रेशन थोड़ी हाई रहती है, जिसकी वजह से उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता है और आगे प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो ये बात सिर्फ 6 महीने तक ही कारगर मानी गई है। फिर मैच द पेयर का क्वेश्चन है, फिर से इधर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दे रखे हैं और इनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। आईयूडी, इनमें से आईयूडी का एग्जाम्पल कौन सा है? जैसे बैरियर मेथड, इसमें डायाफ्राम है, तो बी का जाना चाहिए फोर्थ, बी का गया है फोर्थ, इसमें आंसर तो अपने को मिल गया एक सही। फिर नेचुरल मेथड इसमें है विथड्रॉल मेथड, ये नेचुरल मेथड है, सी का फिफ्थ जाना चाहिए, सी का फिफ्थ भी जा रहा है। फिर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये सहेली होती है, डी का फर्स्ट जाना चाहिए, डी का फर्स्ट भी जा रहा है। सर्जिकल मेथड ट्यूबेक्टोमी है, ई का सेकंड भी जा रहा है। और फिर आईयूडी प्रोजेस्टासेट हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, ए का थर्ड भी जा रहा है। तो 500 हमने मैच कर दिया, करेक्ट आंसर क्या जाएगा? डी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कॉपर आयन से रिलीज फ्रॉम द कॉपर रिलीजिंग आईडी टू, ये क्या क्या करवाती है कॉपर रिलीजिंग आईडी? इसके लिए कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और उसके बाद में अपने को करेक्ट स्टेटमेंट देखने हैं। सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, कॉपर रिलीजिंग आईडी अनसुटेबल नहीं बनाती है इम्प्लांटेशन को। सप्रेस फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म्स और मेक सर्विक्स होस्टाइल टू स्पर्म, ये भी नहीं होता है। मतलब डी नहीं होगा और बी नहीं होगा, तो डी और बी नहीं होगा, तो आंसर जाएगा ए और सी। मतलब सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी होता है और सप्रेस फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, ये कॉपर रिलीजिंग आईडी के फंक्शन होते हैं। तो करेक्ट आंसर जाएगा अपना ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रेजेंट इन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में कौन कौन से हार्मोन हो सकते हैं? ये क्वेश्चन अलग तरीके से पहले वाले के जैसा ही है। प्रोजेस्टोजन एलोन, एस्ट्रोजन एलोन, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन, आइदर ए और सी। तो इसका तो ये शायद रिपीट ही हो चुका है, आइदर ए और सी, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। फिर मैच द पेयर का क्वेश्चन है, इसमें एक साइड में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दे रखे हैं और साइड में एग्जाम्पल दे रखे हैं, इसको देखते हैं। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी और फीमेल बैरियर। अब नॉन मेडिकेटेड आईयूडी ये मैच कर रहा है लिपेश लूप के साथ में, तो ए का जाना चाहिए थर्ड, ए का थर्ड जा रहा है तीनों में, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। फिर कॉपर रिलीजिंग आईयूडी LNG20, बी का जाना चाहिए फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट सिर्फ इसी में जा रहा है, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, सिर्फ बी आंसर जाने वाला है अपना। फिर कॉपर रिलीजिंग आईडी, सॉरी अच्छा कॉपर रिलीजिंग आईडी कौन सी है? ये तो मल्टीलोड 375 है, सॉरी भाई थोड़ा सा कंफ्यूजन है, अभी वापस से देख लेते हैं इसको दोबारा से। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी लिपेश लूप है, तो लिपेश लूप के लिए ए का थर्ड हो गया है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, कॉपर रिलीजिंग जो आईडी है वो कौन सी? मल्टीलोड 375 है, तो बी का सेकंड जाना चाहिए, बी का सेकंड इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब ये दो ऊपर वाले अपने आंसर नहीं हो सकते। हार्मोन रिलीजिंग आईडी ये है LNG20, हार्मोन रिलीजिंग आईडी है ये LNG20 है, तो सी का फर्स्ट जाना चाहिए, सी का फर्स्ट इसमें भी है, सी का फर्स्ट इसमें भी है, ये तो सारे मैच करने पड़ेंगे अपने को। फीमेल बैरियर की बात करें तो फीमेल बैरियर में होता है डायाफ्राम, डायाफ्राम फीमेल बैरियर है, तो डी का होना चाहिए फोर्थ, और डी का फोर्थ सिर्फ इसी में है, तो अपना करेक्ट आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सहेली इज ए सेफ एंड रिवर्सिबल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट विच इज ए। अब ये जो नॉन स्टेरॉयडल नेचर की होती है सहेली, जो कि वीक में एक बार ली जाती है, इसकी क्या खास बात है? स्टेरॉयडल प्रिपरेशन इसके लिए नहीं बनाएगी, एंजाइमेटिक प्रिपरेशन के लिए नहीं बनाएगी, टॉक्सिक प्रिपरेशन टू किल स्पर्म इसके लिए नहीं बनाई गई है। इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? नॉन स्टेरॉयडल नेचर होता है सहेली का, जो कि CDRI लखनऊ ने बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इज। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में क्या होता है? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजन, बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन, ये भी सही बात है। और इमरजेंसी मेथड में IUD का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ताकि फर्टिलाइजेशन तो हो गया हो लेकिन इम्प्लांटेशन ना हो। तो यहाँ पे ये तीनों बात है, ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पे अप्लाई हो रही है। तो करेक्ट आंसर अपना क्या जाएगा? ऑल ऑफ दीज। फिर विच पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज रिमूव ड्यूरिंग स्टेलाइजेशन प्रोसीजर। अब मेल में जो सर्जिकल मेथड चलता है उसमें किसको कट किया जाता है? एपिडिडिमिस को कट किया जाता है? नहीं। वासा एफ्रेंसिया को? नहीं। यूरेथ्रा को? नहीं। वास डिफरेंस को कट किया जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है वेसेक्टोमी, जो कि मेल के लिए सर्जिकल मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो ये मेजदेपेर है जिसमें कुछ टेक्निक है और उनके बारे में कुछ बातें लिखी हुई है। GIFT, ZIFT, AI, ICSI। अब इसमें जो आपको अच्छा लग रहा है पहले आप उसको मैच कर सकते हो। जैसे वुमेन वो कैन नॉट प्रोड्यूस ओव्यूम, यदि ऐसी सिचुएशन है तो इन चारों में से कौन सी टेक्निक की कोई महिला ऐसी है जो कि अंडाणु नहीं बना पा रही है? फैलोपियन ट्यूब उसकी सही है, यूट्रस या गर्भाशय उसका सही काम कर रहा है, सिर्फ अंडाणु नहीं बन रहे हैं, तो उसके लिए गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर होता है। तो ए में होना चाहिए फर्स्ट, और ए में फर्स्ट तो एक में ही है, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं जा सकते हैं, पहले एक से मिल गया है। ZIFT क्या होता है? IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये टेस्ट ट्यूब बेबी है। AI में इंट्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म डायरेक्टली इनटू द ओव्यूम, ये तो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के लिए, तो AI का हो गया मेन विथ लो स्पर्म काउंट। तो ये अपने करेक्ट मैच है यहाँ पे, और आंसर अपना जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच इज हाईली इफेक्टिव बट रिवर्सिबिलिटी इज वेरी पुअर। बहुत ज़्यादा हाईली इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है लेकिन रिवर्सिबिलिटी के चांस बहुत कम होते हैं। बैरियर मेथड, सर्जिकल मेथड, IUD और ट्रेडिशनल मेथड। तो यहाँ पे जो सर्जिकल मेथड होता है ये वेरी हाईली इफेक्टिव होते हैं, लेकिन रिवर्सिबिलिटी के चांस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, वो सर्जिकल मेथड में देखने को मिलते हैं, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी में कम देखने को मिलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लेजिटिमेट फॉर रिड्यूसिंग बर्थ रेट, कि इनमें से बर्थ रेट को कम करने का कौन सा कारण है? जैसे बैन ऑन मैरिज, की मैरिज के ऊपर, शादी करने के ऊपर रोक लगा दो तो बर्थ कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। सेक्स एजुकेशन, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, लेट मैरिज, तो यहाँ पे बैन ऑन मैरिज ये वाला अपना रोंग है। सेक्स एजुकेशन, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव और लेट मैरिज करें तो बर्थ पे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर इंट्रा यूटेराइन डिवाइस लाइक कॉपर इनिबिट। अब ये जो कॉपर रिलीजिंग IUD जो भी होती है वो क्या इनिबिट करती है? फर्टिलाइजेशन को, ओव्यूलेशन को, जाइगोट डेवलपमेंट को या एब्डोमिनल पेन को। तो ये जो होता है ये इसमें फर्टिलाइजेशन को रोक देता है। कॉपर रिलीजिंग IUD रहती है, ये किसको रोक देती है? फर्टिलाइजेशन को रोक देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, विच मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज डिपिक्टेड इन द डायग्राम बिलो। दो डायग्राम दे रखे हैं A, B, जिसमें A है वो मेल कॉन्डम है और B है वो फीमेल कॉन्डम है। तो ये किस टाइप के मेथड हुए हैं? कॉन्डम है वो इनमें से कौन से मेथड का टाइप हुआ है? नेचुरल मेथड नहीं होते हैं, और नेचुरल मेथड नहीं होता तो नन ऑफ दिस नहीं हो सकता है, स्टेराइजेशन नहीं हो सकता है। ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? बैरियर मेथड के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वंस ए वीक पिल। जो सप्ताह में एक बार ली जाने वाली गोली है, टेबलेट्स है, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है सहेली, जो कि नॉन स्टेरॉयडल नेचर की होती है। माला N और माला D ये क्या होती है? ये पर डे लेने वाली टेबलेट्स होती है। माला N और माला D, सहेली जो होती है वो सप्ताह में एक बार ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, इंसर्शन ऑफ IUD विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस टू अवॉइड पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू रेप और अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स इज टर्म्ड एज।
यदि 72 टाइम के अंतर्गत अपन कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, किसी के साथ में रेप हुआ है, उसके बाद में प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं लेकिन प्रेगनेंसी हो रही है, तो उससे बचने के लिए जिन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ 72 हार्स के टाइम, तो उस मेथड को हम बोलते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। उस मेथड को क्या बोलते हैं? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। हाउ मेनी फीचर्स आर रिलेटेड टू लिपेज लूप? लिपेज लूप जो होती है ये इंट्रायूटेराइन डिवाइस का एग्जाम्पल है, ये नॉन मेडिकेटेड होती है। इंड्यूस फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, बिल्कुल सही बात है। कॉपर रिलीजिंग बिल्कुल नहीं होती है। फिजिकली प्रिवेंट मीटिंग ऑफ ओव्यूम एंड स्पर्म, ये भी नहीं होता है। तो इसमें अपने से पूछा है कि स्टेटमेंट कितने सही है, तो यहाँ पे अपने को ये सही 3 स्टेटमेंट सही है, तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? 3, बी ऑप्शन जाएगा, जो 3 सही है अपना। हाउ मेनी फीचर्स आर रिलेटेड टू निरोध? निरोध से रिलेटेड कौन कौन से फीचर हैं जो कि सही है यहाँ पे? प्रिवेंशन ऑफ एसटीडी, ये तो सही बात है। फिजियोलॉजिकल चेंज इन सर्विकल म्यूकस, ये नहीं है। फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, ये भी नहीं है। मेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है। इट इज ए सर्जिकल मेथड, नहीं, सर्जिकल मेथड भी नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट अपने कितने जा रहे हैं कॉन्डम से रिलेटेड? 1 और 2, तो यहाँ पे आंसर जाएगा अपना 2। उसके बाद में कॉन्डम्स आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्या काम करता है? दीज आर इफेक्टिव बैरियर्स फॉर इंसेमिनेशन, बिल्कुल सही बात है। दे डू नॉट इंटरफेयर विथ कोइटल एक्ट, बिल्कुल सही बात है। दीज हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एसटीडी, ये भी सही बात है। तो ऑल ऑफ द अबाउ कॉन्डम से रिलेटेड सही बात है यहाँ पे। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं जेनेटिक्स से रिलेटेड जितने भी नीट के एग्जाम और सीयूटी के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम लगातार क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं चैप्टर वाइज। पहला चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है, दूसरा चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कंप्लीट हो गया है, और आज हमने देखा है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे जेनेटिक्स के, जो कि अपना एनसीईआरटी का 4th चैप्टर है, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है वो सोल्व करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।